तो चलिए अब पढ़ लेते हैं दर्पण क्या होता है, ठीक है। यानी जब किसी चिकने सतह पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण। यानी जब किसी चिकने सतह पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है, परावर्तक बना दिया जाता है तो इस निकाय को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण, ठीक है। जैसे मान लिया कोई भी सतह है, कोई भी पृष्ठ है, जैसे मान लिया हमारा हाथ ही एक पृष्ठ है, ठीक है, इसको दर्पण बनाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका दो पृष्ठ है, एक सामने वाला पृष्ठ है, एक पीछे वाला पृष्ठ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दर्पण बनाना रहेगा तो इसके पीछे वाले पृष्ठ को क्या कर देंगे हम लोग, कलई कर देंगे। अब कलई किसका किया जाता है, ठीक है, कलई दो चीज का किया जाता है, चाहे आप चांदी का कलई करिए या फिर पारे का कलई करिए, ठीक है। चांदी का कलई इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी जो होता है ना वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, ठीक है। यानी सबसे अच्छा परावर्तन यदि कोई करता है, ठीक है, तो कौन करता है, चांदी करता है, इसलिए चांदी का कलई कर दिया जाता है। और उसके ऊपर मान लीजिए चांदी का कलई करके इसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। लाल ऑक्साइड का लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि चांदी घिसे ना, चांदी घिस जाएगा तो प्रकाश आर पर चल जाएगा, परावर्तन होगा नहीं अच्छे से, दर्पण बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं, चांदी या फिर पारे का कलई कर देते हैं। चांदी और पारा दोनों प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं कलई करने में। इसके ऊपर लाल ऑक्साइड इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ई का वो मतलब घिसे ना जल्दी से, ठीक है। इसलिए यानी चांदी का क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। इसके ऊपर लाल ऑक्साइड लगा देंगे तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण। इधर से मान लीजिए कौन सी कलई हो गया, लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ गया, ठीक है। अब प्रकाश इधर से आएगा, इसका जो दूसरा पृष्ठ है अभी परावर्तक बन गया, ठीक है। इधर से प्रकाश आएगा टकरा कर वापस चला आएगा, ठीक है। तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण, दूसरा होता है ठीक है जिसको बोलते हैं हम लोग गोली दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण, ठीक है। अब चलिए एक एक को हम लोग बारी बारी से विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है, यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, उस दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होगा, उसको कौन दर्पण बोलेंगे हम लोग, गोली दर्पण बोलेंगे, ठीक है। यानी इसके नाम से ही इसका परिभाषा हम लोग पता कर लेंगे, यानी बना लेंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होगा, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ थोड़ा सा गोली होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोली दर्पण। अभी हम लोग गोली दर्पण को विस्तार से आगे पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण बनता कैसे है वो तो हम लोग सीख ही लिए हैं। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यानी समतल दर्पण ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जब परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो उस दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर समतल दर्पण बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दर्पण लिया, मतलब एक दर्पण है, ठीक है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी इधर वाला पृष्ठ देखिए परावर्तक पृष्ठ है, इधर देखिए क्या किया गया है, कलई किया गया है। ये कलई किसका हुआ है, ठीक है। चाहे चांदी का कलई करिए, उसके ऊपर कौन सी लगाया गया है, लाल ऑक्साइड लगा दिया गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये जो दर्पण बना है, इस दर्पण को कौन दर्पण बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण बोलेंगे। कौन दर्पण बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है एकदम समतल है। जब परावर्तक पृष्ठ समतल रहेगा तो इस दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। यहाँ देखिए प्रकाश आ रहा है टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस दर्पण को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समतल दर्पण बोल रहे हैं, ठीक है। ऊपर देखिए दर्पण का भी परिभाषा लिखा है, वही जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। यानी किसी चिकने सतह पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। वही बताएं दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। अब जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। देखिए समतल दर्पण का कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या एकदम समतल है, ठीक है, तथा इसके दूसरे पृष्ठ की ओर देखिए क्या किया गया, कलई। किसका है, कलई चांदी का, ठीक है, या फिर पारे का। उसके ऊपर किसका लेप लगाया गया है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कौन सा दर्पण बन गया, समतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता कैसे है।
ठीक है ना। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखे हैं हम। ठीक है, इसको चलिए बारी बारी से हम समझा देते हैं। ठीक है, पहली विशेषता देखिए, समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। यानी समतल दर्पण आप सभी लोगों के घरों में होगा। आप लोग जिससे चेहरा देखते हैं, शीशा, जिस शीशे में चेहरा देखते हैं आप लोग, वो कैसा दर्पण रहता है? समतल दर्पण रहता है, सबके घरों में होगा। ठीक है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता होगा। यानी आप जाते होंगे, ठीक है, दर्पण के सामने खड़े होते होंगे, ठीक है, तो जैसे आप हैं एकदम सेम टू सेम उसमें उसी तरह आप दिखते हैं। ठीक है ना, यानी आप सीधे खड़े रहेंगे तो उसमें भी सीधे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं ना आप सीधे खड़े हैं, सर आपका ऊपर है तो उसमें पैर ऊपर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, यदि आपका सर ऊपर है तो उसमें भी आपका सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेगा। इसलिए समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? सीधा बनाता। पहली विशेषता है समतल दर्पण की, पहली विशेषता ही हो गई समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ही होती है समतल दर्पण हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, मतलब यदि वस्तु मान लीजिए 5 फीट का है तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 5 फीट का बनेगा। ठीक है, मान लीजिए आप जितने बड़े हैं आपका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। किस दर्पण द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, तीसरी विशेषता ही होती है कि समतल दर्पण, ठीक है, यानी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जितना रहेगा प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही रहेगी। मतलब जितना दूरी पे वस्तु रखा रहेगा उतने ही दूरी पे प्रतिबिंब को बनाएगा। लेकिन कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे बनाता है। ठीक है, जैसे मान लिया आप दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण में 10 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे की तरफ बनता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे कितनी दूरी पे? 10 मीटर की दूरी पे। मतलब जितना दर्पण से आपकी दूरी होगा उतना दर्पण से प्रतिबिंब यानी आपके प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, लेकिन दर्पण के कहाँ होगी? पीछे। ठीक है, तो जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, ये कौन सी विशेषता हो गई? तीसरी विशेषता हो गई। ठीक है, चौथी विशेषता ही होती है यानी समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? हमेशा प्रतिबिंब को आभासी, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अब जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे वहां से जब ये भी बताए थे जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। इसलिए समतल दर्पण, ठीक है, जो प्रतिबिंब को बनाता है वो कैसे बनाता है? सीधा, क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, चलिए, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का होता है? आभासी होता है तथा सीधा भी होता है। ठीक है, चलिए, और पांचवा विशेषता, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो पार्श्व उल्टा होता है। उल्टा नहीं, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब ये होता है वो दाहिने साइड को बाएं साइड की तरफ दिखाएगा, बाएं साइड को दाहिने साइड की तरफ दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में दर्पण लगा होगा, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सा, उसके सामने आप जाके खड़ा होंगे ना, आप अपना दाहिना हाथ खड़ा करेंगे ना, उसमें बायां हाथ खड़ा हुआ, ठीक है, प्रतीत होगा। आप अपना बायां हाथ खड़ा करेंगे तो उसमें दाहिना हाथ उठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है। वो भी कैसा उल्टा? पार्श्व उल्टा। ठीक है, दाएं को बाएं तरफ दिखाता है, बाएं को दाएं तरफ दिखाता है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण करता है? समतल दर्पण। ये भी एक विशेषता हो गई। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व उल्टा रहता है, यानी दाएं वाला बाएं तरफ दिखेगा, बाएं वाला दाएं तरफ दिखेगा। ठीक है, चलिए, एक विशेषता और होती है, यदि मान लिया आप दर्पण के सामने, ठीक है, खड़े हैं, यदि आप दर्पण की ओर v वेग से जा रहे हैं, v मतलब कुछ भी आपका वेग हो सकता है, 10, 20, 25 किसी भी स्पीड से आ रहे हैं, दर्पण की ओर आप यदि v वेग से जा रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब आपकी ओर 2v वेग से आएगा। ठीक है, कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? 2v, यानी दुगुना वेग से। ठीक है, यदि आप दर्पण के सामने मान लीजिए 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब आपकी ओर, ठीक है, प्रतिबिंब आपकी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी दुगुना करके दिखाई देगा आपको। ठीक है, यानी यदि आप दर्पण की ओर मान लीजिए 50 के स्पीड से आ रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका 100 के स्पीड से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, यानी बहुत तेजी से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखे होंगे जिम में, ठीक है, सामने बहुत बड़ा बड़ा क्या लगा रहता है? दर्पण लगा रहता है। ठीक है, उसके सामने बहुत सारे, ठीक है, यंत्र रखा रहता है, जिससे क्या करते हैं सब लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं। उसमें देखिए एक रनिंग मशीन भी रहता है जिसपे सब दौड़ते हैं। उस पर कम स्पीड से दौड़ेंगे लेकिन ऐसा प्रतीत होगा दर्पण में हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ठीक है, इससे उनके अंदर मोटिवेशन भी आता है, हमारा स्पीड बहुत है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी लगा रहता है?
दर्पण लगा रहता है, ठीक है। मान लीजिए बॉडी बनाते हैं सब लोग, ठीक है, बॉडी थोड़ा कम बना रहेगा, उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाई देगा, ठीक है, इससे और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पर यही सब दर्पण लगाया रहा था। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। चलिए, यानी यदि आप वी वेग से आएंगे, प्रतिबिंब आपकी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए, 7वां विशेषता इसकी होती है, ठीक है, यदि समतल दर्पण में आप अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपके लंबाई का आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए। मतलब यदि आप 6 फीट के हैं तो कम से कम 3 फीट का, ठीक है, कौन चीज दर्पण होगा, समतल दर्पण, तब आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, अन्यथा नहीं देख पाएंगे पूरा पूरा। कभी मान लिया सर आएगा तो पैर नहीं, पैर आएगा तो सर नहीं, ठीक है। यदि पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम, ठीक है, यदि आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए, यदि आप 8 फीट के हैं तो 4 फीट का दर्पण होना चाहिए, ठीक है, आप 4 फीट के हैं तो 2 फीट का दर्पण होना चाहिए, तब आप अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक विशेषता और होती है, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना वो अनंत होता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे इस फोकस दूरी इसका अनंत क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक समतल दर्पण है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण होगा, ठीक ना। फोकस दूरी अब देखिए होता क्या है, ठीक, फोकस दूरी निकालने के लिए हमको, ठीक ना, 2 तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक ना। अभी हम गोली दर्पण जब पढ़ाएंगे तो वहाँ फोकस दूरी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, वैसे ही बता देते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ, यदि ये जो दर्पण मान लीजिए जो समतल दर्पण है, ठीक ना, छोटा सा दर्पण बनाए हैं, यदि इसको लेकर के हम लोग एक वृत्त खांचे, ठीक ना, चूंकि देखिए समतल है ना, इसको ऐसे वृत्त खांचना चाहते हैं, ऐसे वृत्त खांचना चाहते हैं, वृत्त खांचते खांचते जाएंगे, बहुत बड़ा वृत्त हो जाएगा, यानी लगभग ये अनंत बड़ा, यानी इतना बड़ा वृत्त हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनंत, ठीक। अच्छा बताइए, जब इतना बड़ा वृत्त होगा, वो अनंत तक चला जा रहा है, उसका फोकस दूरी हम लोग पता कर पाएंगे? नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए इसका फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत, ठीक। जैसे मान लीजिए यदि छोटा सा वृत्त बनता है यहाँ पर, तो इसका फोकस दूरी कुछ मिल ही जाता, क्योंकि वक्रता त्रिज्या मिलता है, उसका आधा कर देता फोकस दूरी। लेकिन ये एक ऐसा वृत्त बनते बनते चला जा रहा है, देखिए इस वृत्त को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। जब अनंत तक चल जाएगा, बताइए इसका फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, अनंत ही होगा, हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। ये भी इसकी एक क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को दर्पण अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, यानी गोली दर्पण किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, उस दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होगा, उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, यानी कोई कांच का गोला रहेगा, उसी को काट करके गोली दर्पण बनाया जाएगा, ठीक ना। कोई आपसे पूछेगा गोली दर्पण किसका भाग होता है, तो एक कोई कांच का खोखला गोला रहेगा, उसी कांच के खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। यानी कोई कांच का खोखला गोला रहेगा, गोली दर्पण बनाने के लिए उसको काटेंगे, ठीक है। काटे हुए भाग पर उस पर फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक पृष्ठ पर कलई करेंगे। किसका कलई करेंगे, वही चांदी या फिर पारे का, ठीक है। कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। इस प्रकार से कौन सा दर्पण बन जाता है, गोली दर्पण बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, यानी कोई कांच का खोखला गोला रहता है, इस प्रकार से कोई भी गोला है, ठीक है ना, इसको मान लीजिए यहाँ से कट कर लिया गया, यहाँ से क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया, ठीक है ना। इस तरह से देख लीजिए, ठीक है, यानी एक कांच के खोखले का एक छोटा सा भाग मिल गया, इसको हम लोग चाहे इधर से कलई कर देंगे, इधर से कलई कर देंगे, दोनों तरफ से कलई करेंगे, मतलब किसी एक तरफ से इधर से कलई करेंगे तो अलग प्रकार का दर्पण बनेगा, इधर से करेंगे तो अलग प्रकार का दर्पण बनेगा, लेकिन रहेगा कौन सा दर्पण रहेगा, गोली दर्पण रहेगा, ठीक है। तो गोली दर्पण देख रहे हैं, कांच के खोखले गोले का भाग होता है, एक थोड़े पृष्ठ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कलई कर देते हैं, ठीक है। किसका, चांदी का या फिर पारे का, उसके ऊपर से कौन चीज लगा लेते हैं हम लोग, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, ठीक है। वही देखिए परिभाषा में भी लिखे हैं कौन सी, यानी गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोली दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले गोले को काटकर उस पर पारे अथवा चांदी की कलई कर देते हैं, ठीक है, तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। इस प्रकार दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार बने, ठीक है, दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, क्या प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है
उत्तल दर्पण, ठीक है ना। सब कुछ देखिए आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम उसको आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। आप लोग बोर्ड पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ठीक है ना। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब चलिए सीख लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है तथा जो उभरा हुआ तल रहेगा वो कलई किया हुआ रहता है। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण, ठीक है ना। देखिए फिगर बना हुआ है, ठीक है। यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, देखिए एक दर्पण है, गोली दर्पण है, ठीक है। इस गोली दर्पण में देखिए जो उभरा हुआ तल है, देखिए उधर उभरा हुआ है ना, पीछे साइड में उभरा हुआ तल का किया गया है, कलई किया गया है। लेकिन जो इसके अंदर वाला तल है, जो है धंसा वाला तल है, इसी तल द्वारा देखिए परावर्तन हो रहा है का। जब इसी तल द्वारा परावर्तन हो रहा है तो ये परावर्तक तल हो जाएगा, है कलई किया हुआ तल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दर्पण बन रहा है, इस दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल दर्पण, ठीक है ना। यानी एक ऐसा दर्पण, ठीक है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, तथा कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। आप लोग इसका परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, यानी एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसमें ये भी बता सकते हैं, यानी परावर्तन धंसे हुए तल से होता है तथा कलई उभरा हुआ तल होता है। इस दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इसी का उल्टा होता है कौन सी? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, तथा कलई किया हुआ पृष्ठ धंसा हुआ रहेगा। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा यहाँ लिख लिए, आप लोग पढ़िएगा वही मिलेगा, ठीक है। यानी एक ऐसा दर्पण देखिए जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी प्रकाश इधर से यार देखिए परावर्तन हो रहा है, लेकिन परावर्तन कौने वाले तल से हो रहा है? उभरे हुए तल से हो रहा है, ठीक है ना। जब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, इसलिए ठीक है ना, इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। इसका कलई हुआ किया हुआ तल देखिए धंसा हुआ का, जो धंसा हुआ तल है उसी को कलई किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तल मतलब इस दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। इसमें देखिए परावर्तक तल धंसा हुआ है, इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ है। इसमें देखिए यानी जो उभरा हुआ वो कलई किया है, इसमें जो धंसा हुआ वो कलई किया है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तनी गोली दर्पण के प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। यानी अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जो अंदर धंसे हुए तल से जिसका परावर्तन होगा, अवतल उभरे हुए तल से जिसका परावर्तन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ से देखिए गोली दर्पण भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे मान लीजिए गोली दर्पण अभी तुम देख लीजिए 2 प्रकार का होता है। अब इसमें पढ़ेंगे मुख्य अक्ष का होता है, ठीक है ना, फोकस, मुख्य फोकस का होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, इन सबको बोलते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग अगले पेज पे समझ लेते हैं, उसको बढ़िया से लिख करके उसको हम समझा देते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को। तो चलिए अब गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यानी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखिए आपके सामने हम लिख दिए। जैसे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, इन सबको हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव, ठीक है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से भी हम लोग सीखते चलते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए हम बना रहे हैं एक दर्पण। इस दर्पण को तो आप लोग पहचान लेंगे, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देख लीजिए इसके, ठीक है, उभरे हुए तल को क्या कर ले हम लोग? कलई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो धंसा हुआ तल क्या है? परावर्तक तल है, ठीक है ना। अब देखिए दर्पण का जो परावर्तक तल है ना, इसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। ये क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को दर्शाएंगे हम लोग किससे? पी से। किससे दर्शाएंगे? पी से। क्योंकि पी फार होता है पोल, पोल मीन्स का होता है ध्रुव। ये तो अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। चलिए उत्तल दर्पण का भी ध्रुव हम लोग बना लेते हैं, सीख लेते हैं। यानी उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से बनेगा का, देखिए ये उत्तल दर्पण, इधर इस पे देखिए जो कलई होगा वो धंसे हुए तल पे होगा, उभरा हुआ तल का होगा, इसका परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल, ठीक है ना। अब देखिए इसका
जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को, जस्ट मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो देख लिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। पहला परिभाषा याद हो गया, ठीक है। दूसरा परिभाषा देखिए हमें यहाँ पर लिखे हैं कौन सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो दोनों दर्पण बना है ये गोले का ही तो एक भाग होता है, ठीक है, गोले से ही तो बना है। यानी पहले ये देखिए पूरा गोला रहा होगा, क्या रहा होगा, पूरा गोला रहा होगा। ये भी देखिए पूरा क्या रहा होगा, गोला रहा होगा। उसको यहाँ से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। इसको भी इधर से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। बताइए जब गोला रहा होगा तो इस गोले का कहीं केंद्र मिला होगा, मतलब केंद्र रहा होगा, नहीं होगा, देखिए इसका कोई सेंटर होगा। उसी तरह इस गोले का भी कहीं न कहीं कौन सी होगा, सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र होगा। तो देख लिए दूसरा परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। यानी लिखेंगे उस गोले के केंद्र को, क्या, उस गोले के केंद्र को जिससे यह दर्पण बना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब से समझिए, यानी उस गोले के केंद्र को, यानी उस गोले के केंद्र को जिससे दर्पण बना है, ठीक है। देखिए इसी गोले से तो ये दर्पण बना हुआ है, तो इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसमें भी देखिए उस गोले के केंद्र को जिससे ये दर्पण बना है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इस वक्रता केंद्र को हम लोग दर्शाते हैं सी से, किससे दर्शाएंगे, सी से, ठीक है। वक्रता केंद्र को दर्शाएंगे हम लोग किससे, सी से। सेंटर, सेंटर मींस केंद्र होता है, ठीक है ना। यानी वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, उस गोले के केंद्र को जिससे दर्पण बना है उसे वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा परिभाषा कौन सी है, वक्रता त्रिज्या। इसका भी परिभाषा वैसे लिखेंगे, ठीक है। उस गोले के त्रिज्या को, आप बताइए जब गोला है तो गोले का त्रिज्या रहेगा, नहीं रहेगा, रहबा करेगा। ये भी गोला है, गोले का त्रिज्या होगा, देखिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, गोले का क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। चलिए यानी ये भी क्या हो गया, गोले का त्रिज्या हो गया। यानी उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को जिससे यह दर्पण बना है, यानी उस गोले के त्रिज्या को जिससे दर्पण बना है उसे ये क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं किससे, आर से, कैपिटल आर से, क्योंकि आर पर होता है रेडियस, रेडियस मींस त्रिज्या होता है, इसलिए इसको दर्शाएंगे हम लोग आर से, ठीक है। यानी इसके परिभाषा एक बार और याद करिए, उस गोले के त्रिज्या को जिससे दर्पण बना है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको दर्शाते हैं हम लोग कैपिटल आर से, ठीक है। देखिए परिभाषा सब आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए, इसको बना करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 3 परिभाषा हम लोग तैयार कर लिए, ध्रुव किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या। चौथा परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष। चलिए इसको भी सीख लेते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण का ध्रुव है कौन सी है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। देख लीजिए दर्पण के यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर कौन सी है, वक्रता केंद्र। इससे इसको मिलाकर होती हुई जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। इसमें भी देखिए दर्पण का ध्रुव हो गया, ये कौन सी हो गया, वक्रता केंद्र। इसको मिलाने वाली रेखा की हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यानी आप लोग बोलेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। उसके बाद कौन सी है, अभिलंब, ठीक है। यानी अभिलंब किसे कहेंगे, यानी वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र दर्पण का, चाहे यहाँ भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, इसको मिला दिए, ठीक है ना। तो ई देखिए ई का कहलाएगा लंब, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा है त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। इसलिए कहीं पर भी खींच लीजिए, कहीं पर भी खींच लीजिए, वहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा किसे लिखेंगे, इसका परिभाषा इसे लिखेंगे कि वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। देखिए परिभाषा भी लिखा होगा, वक्रता केंद्र को गोली दर्पण के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी है, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी समझने से पहले हमको फोकस बिंदु पता होना चाहिए। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके नीचे हम लोग लिखे हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का परिभाषा इसलिए नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए लिखे नहीं, यहाँ
जगह भी नहीं था, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद लिख लेंगे फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, उत्तल और अवतल, ठीक ना। इसमें देख लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं मुखज के समांतर, कैसे आ रही हैं, मुखज के समांतर, बहुत सारी प्रकाश की किरणें मुखज के समांतर आ रही हैं, तो दर्पण से टकराएंगे तो इनका परावर्तन होगा, परावर्तन होगा करेगा। अब चूंकि ये दर्पण देखिए, ठीक ना, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण की विशेषता एक ही होती है, अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को एक ही स्थान पर मोड़ देता है, एक ही स्थान पे इकट्ठा कर देता है, ठीक ना। यानी इसलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश को इकट्ठा कर दे रहा। हाई जो उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अपसारी प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए कौन सी कहता है, ये कहलाता है अभिसारी दर्पण, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो पढ़ने वाले फोकस बिंदु, फोकस बिंदु देखिए मुख अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी ना, सबको देखिए एक ही बिंदु पर ऐसा ला करके इकट्ठा कर देगा, ठीक है। वो भी कहाँ, मुखज के किसी एक बिंदु पर, देखिए सब ऐसा प्रतीत हो रहा, मुखज के समांतर सभी आने वाली प्रकाश की किरणें मुखज के इसी बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, का प्रतीत नहीं बल्कि जा रही हैं, का देखिए एक ही बिंदु पर जा रही हैं, मुखज को यहीं पर काट रही है ना, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे किससे, कैपिटल एफ से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एफ से। और इसका परिभाषा एक बार समझ लीजिए, मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखज को जिस बिंदु पे काटेंगे उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। यानी मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अभी कौन दर्पण है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखज के जिस बिंदु पे काटेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य फोकस बिंदु। चलिए उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं, देखिए मुखज के समांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से तो टकरा के इधर चली आएगी, इधर चली आएगी, ठीक ना, देखिए सब इधर उधर चली जाएंगी प्रकाश की किरणें। लेकिन इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, देखिए सभी मुखज को किसी न किसी बिंदु पे काट रही है, का किसी एक बिंदु पर, यही काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक ना। लेकिन मुखज पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं या फिर फोकस बिंदु, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तव में काट रही है, ठीक है। इसलिए इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, क्योंकि प्रतीत हो रहा है, इसके द्वारा वास्तविक होता है, ठीक है। एक कंडीशन में आभासी होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे जब प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तब, ठीक है। तो मुख्य फोकस समझ में आया। मुखज के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखज के को जिस बिंदु पे काटेंगे या फिर काटती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग फोकस बिंदु समझे होंगे, मुख्य फोकस समझे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं फोकस दूरी। अब फोकस बिंदु समझ में आएगा तो फोकस दूरी भी समझ में आ जाएगा। देखिए फोकस बिंदु वही है, ध्रुव है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इधर देखिए है ध्रुव है कौन सी, फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, दर्पण का फोकस दूरी बोलते हैं। इसको दर्शाएंगे हम लोग स्मॉल एफ से। देखिए फोकस बिंदु को दर्शाएंगे कैपिटल एफ से, लेकिन फोकस दूरी को दर्शाएंगे हम लोग किससे, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा कि दर्पण के, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब दो परिभाषा और बचा, उसको भी सीख लेते हैं। फोकस तल क्या होता है और दर्पण का द्वारा क्या होता है, बताइए। फोकस बिंदु मिल गया ना, फोकस बिंदु मिल गया ना। अब इसी फोकस बिंदु से होकर जाता हुआ कोई ऐसा तल खींचिए जो मुख अक्ष के कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, जो मुख अक्ष के कैसा होना चाहिए, लंबवत। यानी मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या बोला जाता है, फोकस तल। देखिए एक तल खींच रहे हैं जो कहाँ से है, मुख्य फोकस से, लेकिन किसके लंबवत है, मुखज के लंबवत है, ठीक है। मुखज के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल, ठीक है। यहाँ पर भी इसमें भी खींच लीजिए, ठीक है। देखिए फोकस है ना, इससे होकर कोई ऐसा तल खींच दीजिए जो मुखज के साथ कितना अंश का कोण बनाए, 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस तल। यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाले मुखज के लंबवत तल को क्या बोला जाता है, फोकस तल बोला जाता है, ठीक है। अंतिम हेडिंग कौन सी है, दर्पण का द्वारक, ठीक है। अब सीख लेते हैं दर्पण का द्वारक किससे कहते हैं। अच्छा इधर देखिए
दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरे यानी दर्पण के दोनों सिरे, देखिए एक सिरा है ये, एक सिरा है ये, ठीक है। दोनों सिरों को जब मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले ही कौन सी था, एक गोला था ना, ये भी क्या था, एक गोला था। अच्छा, जब गोले के किसी दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं, इसको हम लोग दो चीज बोलते हैं, या तो जीवा बोलेंगे या तो व्यास बोलेंगे। व्यास किसे कहेंगे, यदि, ठीक ना, इस गोले को हम लोग बीचों बीच से काट करके दर्पण बनाए होते हैं, तो इसके दोनों सिरों को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक ना। दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास। लेकिन इसको बीच से ना काट करके, देखिए थोड़ा किनारे से काटे हैं ना, इसलिए इसके दोनों सिरों को मिलाने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, जीवा बोलेंगे, ठीक ना। इसमें मान कोई वृत्त रहता है, ठीक ना, इसको बीच से काटेंगे यानी कोई रेखा खींचेंगे तो क्या कराएगा, क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। लेकिन थोड़ा किनारे से खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवा बोलेंगे, ठीक ना। तो दर्पण का जो द्वारक होता है वो व्यास भी हो सकता है और जीवा भी हो सकता है। यानी लिखेंगे दर्पण का द्वारक यानी दर्पण के, ठीक ना, परावर्तक तल के दोनों सिरों को, या फिर लिख सकते हैं दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जीवा या व्यास को। बताए ना, व्यास कब होगा, जब इसको यानी गोले को बीचों बीच से काट के दर्पण बनाएंगे तब तो वहाँ व्यास मिलेगा, लेकिन थोड़ा साइड से काटेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, जीवा मिलेगा। तो दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जीवा या फिर व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, कुछ नहीं, दर्पण का ही एक सिरा है, एक सिरा है, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ये क्या कहला गया, दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब द्वार, बताइए प्रकाश इसी रास्ते तो गुजरेगा, मतलब प्रवेश करेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वारक बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस बिंदु को ये दर्पण का दोनों सिरा है ना, इसको मिला दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। अब बताइए, जब बीचों बीच से होकर के जाता तो व्यास का देते हैं, लेकिन किनारे से होकर जा रहा तो जीवा का देंगे, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होइए, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो ये रहा कुछ कौन सी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अभिलंब, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस तल और दर्पण का द्वारक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है ना। उसके बाद तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। पहले हमको पता होना चाहिए प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है, उसके सभी नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो चलिए अब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम भी हम लोग सीख लेते हैं कि प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बना पाएंगे, जब हमको प्रतिबिंब बनाने के नियम पता होंगे तभी, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी प्रतिबिंब बनाने के टोटल हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपके किताब में 3 नियम दिया हो, तो घबराइएगा मत, हम लोग 4 पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो पहला नियम, पहले कौन पढ़ेंगे हम लोग, पहला नियम, ठीक है। दोनों दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा एक ही साथ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, पहला नियम यही कहता है, मान लीजिए कोई एक दर्पण बना रहे हैं, इस दर्पण को तो आप लोग जानबे करते होंगे, इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, इसको दर्शाएंगे P से, ठीक है, यही रहेगा इसका सेंटर, इसको दर्शाएंगे किससे, C से। इन दोनों को मिलाते हुए एक क्या खींचिए, रेखा खींचिए, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इसको बोलेंगे कौन सी, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, दर्पण का ध्रुव P हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तथा यहीं पर रहेगा इसका कौन सी, फोकस, जिसको दर्शाएंगे किससे, F से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, F से दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये तो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इधर उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इधर कौन दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का, ठीक है, ध्रुव हो गया। ये दर्पण का कौन सी, सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये दर्पण का कौन सी, फोकस बिंदु F हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए पहला नियम यही कहता है कि कहीं से भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, वो हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, या तो होकर जाएगा या तो होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। यदि अवतल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर वास्तव में जाएगा, यदि उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, कब, परावर्तन के पश्चात, ठीक है। चलिए, यानी इसका किरण आरेख खींचेंगे, मालूम बहुत सारी प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए सब मुख्य अक्ष के कैसे आ रही हैं, समांतर आ रही है ना, ये मुख्य अक्ष है, उसी के समांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब बताइए दर्पण पे आके पढ़ेंगी, ठीक है, तो दर्पण है, अब दर्पण से परावर्तन होबे करेगा, तो सभी की सभी किरणें कहाँ से होकर के जाएंगे, मुख्य फोकस से। सभी की सभी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य
फोकस से होकर के जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा नियम कहता है? पहला नियम। पहला नियम यही कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएंगे? मुख्य फोकस F से होकर के जाएंगे, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए बहुत सारी प्रकाश की किरणें कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, अब बताइए इधर से तो इसका परावर्तन होगा करेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कहाँ से होकर के जा रही हैं? F से प्रतीत हो रहा है ना। देखिए इस परावर्तित होकर के तो इधर चल जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा कहाँ से होकर जा रही है? F से। है परावर्तन के पश्चात तो इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा कहाँ से जा रहा है? F से, ठीक है। देखिए सब कहाँ से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है? F से, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाना हम जब स्टार्ट करेंगे तो इस नियम का प्रयोग हम लोग बहुत बार करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर कहीं से प्रकाश को भेजेंगे तो F से होकर के जाएगा, या तो F से होकर के जाता हुआ प्रतीत होगा। अवतल दर्पण रहेगा तो F से होकर के वास्तव में जाएगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो F से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। पहला नियम यह कहता है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम यही है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो F से होकर के जाएगा। दूसरा इसी का उल्टा होता है। अच्छा बताइए मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था F से होकर जा रहा, F से होकर जाएगा तो कैसे निकल जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। दूसरा नियम, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, ठीक है। यही रहेगा कौन चीज? दर्पण का वक्रता केंद्र C, यही रहेगा फोकस F रहेगा, ठीक है। चलिए यही बगल में कौन चीज बना देते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण भी बना देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव P बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र C, यही फोकस रहेगा कौन सी? F रहेगा, ठीक है। फोकस यानी फोकस बिंदु, मुख्य फोकस क्या रहेगा? F रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नियम यही कहता है यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से। देखिए फोकस से होकर के जा रही है कहाँ? तो दर्पण पे जब पड़ेगा तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। मान लीजिए कोई प्रकाश और देखिए मुख्य फोकस होकर के जा रहा है तो दर्पण पे टकराएगा, यहाँ से परावर्तन होगा तो कैसे निकल जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। और मान लीजिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है? मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस होकर जा रहा है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। कोई प्रकाश देखिए फिर मुख्य फोकस होकर जा रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम। पहले का उल्टा है। पहले हम देखिए समांतर से जा रहा था तो फोकस होकर गया है, फोकस होकर जा रहा तो समांतर निकल गया, ठीक है। ये कौन सा नियम है? तो दूसरा नियम। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा भी देख लेते हैं। अब देखिए कोई प्रकाश किरण, देखिए यहाँ तो कोई प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस पे आ रहा है, फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। चलिए अब से खींच लेते हैं इसको, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है? फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ तो देखिए वास्तव में फोकस से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फोकस पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा, ठीक है। लेकिन बीच में क्या पड़ गया? उत्तल दर्पण। यहाँ से परावर्तन के पश्चात ही कैसे निकलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मान लिया और कोई प्रकाश किरण है जो फोकस पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में दर्पण पर गया, यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई प्रकाश है ऐसा प्रतीत हो रहा, कहाँ से आएगा? ये फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से? फोकस से, लेकिन परावर्तन के पश्चात कैसे निकल रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और प्रकाश को भेज दीजिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस से जाएगा, लेकिन यहाँ से टकराने के पश्चात कैसे निकल जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। यही होता है दूसरा नियम में। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यदि दर्पण अवतल है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, ठीक है। उत्तल है तब पर भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा प्रकाश किरण, कहाँ से? मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में फोकस से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। यहाँ देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके हम लोग दो नियम और पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब तीसरा नियम भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है ना। नियम नंबर कौन सा? ये आपकी तीसरा नियम, ठीक है ना। यहाँ पर एक बना लेते हैं कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, यही रहेगा, इसका सेंटर C रहेगा, फोकस बिंदु F रहेगा। यही बगल में उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको इधर से क्या करेंगे हम लोग? कलई कर देते हैं। इधर से क्या कर दिए? कलई कर दिए। इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, यही रहेगा सेंटर, यही रहेगा कौन सा? फोकस बिंदु F। तीसरा नियम यही कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र मतलब
सी से होकर के जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग द्वारा वापस लौट जाएगा। यानी जिस मार्ग से आएगा दर्पण से परावर्तन होगा उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। कब? जब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? सी से आएगा तब। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश कहाँ से आ रही है, मान लीजिए इधर सी से आ रही है, दर्पण पे पड़ी, टकराने के पश्चात इसी रास्ते फिर वापस लौट जाएगी, उसके मार्ग में कोई विचलन हुआ नहीं। ठीक है, मतलब जितने अंश के कोण पे आई, ठीक है, उतने अंश के कोण पे नहीं गई, बल्कि यहाँ देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना बन रहा है? 0 अंश का। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कह देता है यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है, दर्पण पे पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात कितने अंश के कोण पे परावर्तित हो गए? यहाँ देखिए तो बताइए, आई है जिस रास्ते उसी रास्ते चली गए, कुछ कोण बना नहीं, कोण कितना बना यहाँ पर? 0 अंश का। ठीक है, तो तीसरा नियम याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे वापस लौट जाती है। ठीक है ना, जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते वापस चल जाएंगे। सी से आई थी, सी से चली गई। ये किस दर्पण में हुआ? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए, यानी वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र की ओर। ठीक है ना, लेकिन बीच में दर्पण पड़ गया, यहाँ से पकड़ाने के बाद फिर वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, नियम दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में आ रहा था। ठीक है ना, यानी इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश के किरणें, ठीक है ना, दर्पण से यानी उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, जिससे आ रही थी उसी मार्ग द्वारा वापस लौट जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए प्रकाश इधर से भेजना चाहते हैं, भेजिए, इसे सी से जाता हुआ प्रतीत हो रहा, लेकिन परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगा, यहीं से वापस लौट जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे इधर से भेजना चाहते हैं, भेजिए, यहाँ टकराएगा, फिर यहीं से वापस लौट जाएगा। सी से जाएगा तो सी से वापस चला आएगा। ठीक है, ये कौन सा नियम था? तीसरा नियम। चौथा नियम देख लीजिए, चौथा नियम वही होता है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? परावर्तन का नियम, दूसरा नियम। परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोई प्रकाश की किरण जितने अंश के कोण पे आती है उतने अंश के कोण पे निकल जाती है, यही होता है। कौन सा? इसको हम लोग चौथा नियम भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है ना, इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे C, ये रहेगा कौन सी? F। ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे C, बीच में क्या रहेगा? F रहेगा। ठीक है ना, चौथा नियम यही कहता है कोई प्रकाश की किरणें जितने अंश के कोण पे आएंगे, देखिए कुछ अंश का कोण बना करके आई, उतने अंश के कोण पे परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कोण आई और कोण R आपस में क्या होगा? बराबर। उसी तरह कोई प्रकाश की किरणें जितने अंश के कोण पे आएंगी उतने अंश के कोण पे परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगी, जितना आई बनेगा उतना आर बनेगा। इसका भी प्रयोग हम कभी कभी कर सकते हैं, वैसे इसका प्रयोग बहुत कम में होगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस नियम को हम लोग कौन सा नियम दे दिए? चौथा नियम। ठीक है, यानी परावर्तन के कितने नियम पढ़ चुके हैं हम लोग? सॉरी, प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम? 4 नियम। ठीक है, पहला मुखज के समांतर आया था तो फोकस से होकर गया, दूसरा फोकस से जाकर के मुखज के समांतर हो गया, तीसरा सी से आया था, सी से लौट गया, चौथा जितने अंश के कोण पे आया था उतने अंश के कोण पे वापस लौट गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, इन नियम को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी हम लोग प्रतिबिंब को बना पाएंगे, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने कंडीशन में बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने कंडीशन में बनता है। फिर पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, फिर दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद तब हम लोग का चैप्टर परावर्तन का खत्म होगा।